आधुनिक क्यूबा के इतिहास पर अगर हम निष्पक्ष रूप से नजर डालें तो एक नाम अक्सर फिदेल कास्त्रो की करिश्माई छवि के पीछे छिप जाता है। आज के इस एकेडमिक विश्लेषण में हम उसी शख्सियत यानी राहुल कास्त्रो की बात करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने दशकों तक पर्दे के पीछे रहकर एक पूरे राज्य की वास्तुकला और उसके सैन्य ढांचे का निर्माण किया। तथ्यों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का करीब से अध्ययन करने पर यह साफ हो जाता है कि राहुल कास्त्रो का प्रभाव कितना गहरा और व्यापक रहा है। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन 6 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन और मोंकाडा हमला, सिएरा मैस्ट्रा और सैन्य नेतृत्व, अंगोला में सैन्य कूटनीति, उनका संगठनात्मक दृष्टिकोण, अमेरिकी कूटनीतिक बदलाव और अंत में उनकी ऐतिहासिक विरासत। आइए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है उनका प्रारंभिक जीवन और मोंकाडा हमला। ये वो दौर था जिसने एक युवा को क्रांतिकारी में बदल दिया। हाल ही में एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। अमेरिकी सरकार ने 94 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर एक अभियोग लगाया है। ये मामला 1996 में नागरिक विमानों को मार गिराने की घटना से जुड़ा है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक 94 वर्षीय व्यक्ति जो अब सत्ता के केंद्र में भी नहीं है, वो आज भी अमेरिकी प्रशासन के लिए इतना बड़ा लक्ष्य क्यों बना हुआ है? इसका सीधा सा जवाब इस बात में छिपा है कि क्यूबा के राज्यतंत्र पर उनका प्रभाव आज भी बहुत गहरा है। तो चलिए समय के पन्नों को पीछे पलटते हैं और इन महत्वपूर्ण घटनाओं को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। 1931 में बिरान में जन्म से लेकर 1953 के मोंकाडा हमले, 1956 की ग्रानमा लैंडिंग और फिर 1958 में द्वितीय पूर्वी मोर्चे की कमान तक, ये महज तारीखें नहीं हैं। ये वो अहम पड़ाव हैं जिन्होंने उनके नेतृत्व को आकार दिया और उन्हें आगे की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार किया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। राहुल की राजनीतिक विचारधारा की जड़ें फिदेल से बिल्कुल अलग थीं। कानून की पढ़ाई के दौरान ही वे क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी, पॉपुलर सोशलिस्ट पार्टी की युवा शाखा से जुड़ गए थे। लेकिन उनका असली रणनीतिक दिमाग मोंकाडा बैरकों पर हुए हमले के दौरान दिखा। वे वहां एक आम लड़ाके के तौर पर गए थे, लेकिन जब उनकी टुकड़ी घिर गई तो जरा सोचिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने बड़ी चतुराई से खुद को घेरने वाले सैनिकों को ही बंदी बना लिया। इस एक कदम से उन्होंने अपने लोगों की जान बचा ली। सामरिक सूझबूझ का ये एक बेहतरीन उदाहरण था। हमारा दूसरा भाग सिएरा मैस्ट्रा और उनके सैन्य नेतृत्व पर केंद्रित है। यहीं से क्यूबा के रक्षा तंत्र की नींव पड़ी थी। इस घटना को सुनिए। ये युद्ध के मैदान में राहुल के सामरिक महत्व को बहुत सटीक ढंग से दर्शाती है। ग्रानमा लैंडिंग के बाद जब विद्रोही सेना बिखर गई तो 2 हफ्तों के बाद राहुल सिएरा मैस्ट्रा के पहाड़ों में फिदेल से मिले। राहुल अपने साथ 5 राइफलें लाए थे, फिदेल के पास 2 थीं। कुल 7 राइफलों के इस छोटे से जखीरे को देखकर फिदेल ने कहा था, अब हम ये युद्ध जीत सकते हैं। असल में ये बात हथियारों की नहीं थी, बल्कि ये विद्रोह की दिशा और टूटे हुए मनोबल को वापस जोड़ने के बारे में थी। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं। महज 26 साल की उम्र में राहुल ने द्वितीय पूर्वी मोर्चे की कमान संभाली। ये सिर्फ लड़ाई का मैदान नहीं था, यहां उन्होंने एक प्रारंभिक राज्यतंत्र भी चलाया। यहीं हमें उनके भीतर के कठोर प्रशासक की झलक मिलती है। जब उनके क्षेत्र में भारी हवाई बमबारी हुई तो उन्होंने उसे रोकने के लिए वहां काम कर रहे अमेरिकी नागरिकों का ही अपहरण कर लिया। इस कूटनीतिक दबाव ने काम किया और बमबारी रुक गई। इससे साबित होता है कि युद्ध के नतीजों के लिए उनका मोर्चा कितना रणनीतिक था। 1959 की क्रांति के बाद एक बिखरे हुए गुरिल्ला समूह को एक स्थायी सेना में बदलना कोई आसान काम नहीं था। राहुल ने पूरे 49 सालों तक क्रांतिकारी सशस्त्र बलों के मंत्री का पद संभाला। इसके 3 मुख्य चरण थे। पहले, बतिस्ता की पुरानी सैन्य व्यवस्था को खत्म किया गया। फिर राष्ट्रीय मिलिशिया खड़ी की गई और आखिर में एक स्थायी रक्षा बल का निर्माण हुआ। इसी मजबूत सेना ने 1961 में बे ऑफ पिग्स के आक्रमण को विफल कर दिया था। अब तीसरे भाग में हम अंगोला में उनकी सैन्य कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच पर नजर डालेंगे। घरेलू स्तर पर सेना को मजबूत करने के बाद 1970 और 80 के दशक में उनकी सैन्य रणनीति क्यूबा की सीमाओं से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गई। अंगोला का मिशन क्यूबा के इतिहास की सबसे बड़ी विदेशी सैन्य तैनाती थी। दक्षिणी अफ्रीकी हस्तक्षेप के खिलाफ वहां की MPLA सरकार का समर्थन करना एक ऐसा फैसला था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और अफ्रीका की भू राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यह सैन्य अभियान पूरे 15 सालों तक चला। इसके नतीजे वाकई में ऐतिहासिक थे।
इस दबाव ने प्रिटोरिया को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया और दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद यानी अपार्थाइड व्यवस्था के खात्मे को तेज कर दिया। नेल्सन मंडेला ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि क्यूबा का ये योगदान कितना अहम था। यह सैन्य शक्ति के जरिए एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक जीत का बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारा चौथा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे एक संगठनात्मक दृष्टिकोण ने क्यूबा की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। दोनों भाइयों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। फिदेल क्रांति का चेहरा थे, एक करिश्माई और वैचारिक नेता। वहीं दूसरी तरफ राउल एक बेहद व्यवहारिक और संगठनात्मक निर्माता थे। जहां फिदेल मंच से लोगों को संबोधित करते थे, वहीं राउल पर्दे के पीछे रहकर राज्य के हर हिस्से को व्यवस्थित रूप से खड़ा कर रहे थे। दोनों की राजनीतिक जड़ें भी अलग थीं, जिसने उनके काम करने के तरीके को गहराई से प्रभावित किया। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो क्यूबा पर एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ। उस समय राहुल का ये वाक्य बीन्स तोपों से अधिक मूल्यवान है उनकी पूरी रणनीति को बयां कर देता है। उन्होंने इस बात को समझा कि जब देश भूखा हो तो हथियारों से ज्यादा जरूरी अनाज है। इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सैन्य विस्तार के बजाय कृषि और अर्थव्यवस्था को बचाने पर जोर दिया। इसी आर्थिक संकट के दौर में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसका असर आज तक दिखता है। उन्होंने सेना को सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक आर्थिक ताकत में बदल दिया। यहीं से GSAA अस्तित्व में आया। ये सेना का अपना एक कमर्शियल समूह है। आज ये समूह इतना विशाल हो चुका है कि ये क्यूबा की अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े हिस्से को सीधे तौर पर नियंत्रित करता है। ये उनके व्यावहारिक प्रशासनिक कौशल का एक स्पष्ट प्रमाण है। 5वें भाग में हम अमेरिका और क्यूबा के कूटनीतिक संबंधों में आए बड़े बदलावों और फिर हुए उलटफेर का विश्लेषण करेंगे। 2008 में जब राउल ने औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद संभाला तो कूटनीति के एक नए युग की शुरुआत हुई। 2014 के दौर को देखिए। ओबामा प्रशासन के साथ मिलकर राउल ने दशकों पुरानी दुश्मनी को कम करने का प्रयास किया और राजनयिक संबंध बहाल किए। लेकिन कूटनीति में चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ट्रंप प्रशासन के आते ही ये सब पूरी तरह से पलट गया। प्रतिबंध फिर से कड़े कर दिए गए और क्यूबा को वापस आतंकवाद प्रायोजक राज्य की सूची में डाल दिया गया। ये अमेरिका क्यूबा संबंधों का एक बहुत बड़ा पेंडुलम स्विंग था। अब उस घटना को निष्पक्ष रूप से समझते हैं जिसकी वजह से हाल ही में राउल पर अभियोग लगा है। 1996 में जब वे रक्षा मंत्री थे तब क्यूबा की वायुसेना ने ब्रदर्स टू द रेस्क्यू नामक संगठन के नागरिक विमानों को मार गिराया था। दस्तावेजों के अनुसार ये विमान क्यूबा के हवाई क्षेत्र में घुसकर पर्चे गिरा रहे थे और चेतावनी देने के बावजूद उन्होंने वापसी नहीं की। इसके जवाब में की गई कठोर सैन्य कार्रवाई के तुरंत बाद अमेरिका ने प्रतिबंधों को और भी कड़ा कर दिया और आज इतने दशकों बाद इसी ऐतिहासिक मामले ने कानूनी रूप ले लिया है। आखिरी भाग में हम उनकी उस ऐतिहासिक विरासत पर बात करेंगे जिसकी नींव आज भी मजबूती से खड़ी है। 1959 की क्रांति से लेकर आज तक राहुल कास्त्रो का प्रभाव बेजोड़ रहा है। भले ही आलोचक उनके तरीकों से सहमत ना हो, लेकिन यह सच है कि वो आधुनिक क्यूबा के सबसे निर्णायक चेहरों में से एक हैं। हाल ही में लगे अमरीकी अभियोग के बाद हवाना की सड़कों पर जो विशाल रैलियां निकाली गईं, वे साफ तौर पर उनके घरेलू समर्थन और उनके द्वारा खड़े किए गए राज्यतंत्र की मजबूती को दर्शाती हैं। और यहीं आकर हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर पहुंचते हैं। जरा सोचिए, जब किसी देश की पूरी व्यवस्था, उसकी सेना, उसकी अर्थव्यवस्था, सब कुछ किसी एक ही व्यक्ति की बनाई हुई नींव पर टिकी हो, तो क्या केवल बाहरी प्रतिबंधों या अभियोगों से उस नींव को हिलाया जा सकता है? क्या किसी ऐसे निर्माता को अलग थलग करना संभव है जिसकी बनाई हुई इमारत आज भी उस पूरे देश को चला रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास और राजनीति को समझने वाले हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।